सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए इसरो के स्पेडेक्स मिशन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स को 30 दिसंबर को लॉन्च किया और चेजर और टारगेट नामक 2 सैटेलाइट्स की 16 जनवरी को सफलतापूर्वक डॉकिंग की। लगभग 2 माह बाद 13 मार्च को एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए इसरो ने स्पैडेक्स की अगली कड़ी यानी डी डॉकिंग पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक संपन्न की। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो को इस सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि भविष्य में भारत के महत्वाकांक्षी स्पेस एक्सपेरिमेंट्स का मार्ग सुगम बनाएगी। भारत की अंतरिक्ष यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला। बागला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। नमस्कार जी। आज के दिन तो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है डी डॉकिंग की, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत इसरो ने। अगर आप हमारे श्रोताओं के लिए बता सकें कि क्या है ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ब्रॉडली, और जो डी डॉकिंग आज हुई है उसको इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? स्पेडेक्स नाम का एक्सपेरिमेंट था, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कई दशकों की मेहनत के बाद अंजाम दिया। इसको साल के अंत में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और इसको थोड़े दिन बाद 2 सैटेलाइट जो कि अंतरिक्ष में छोड़े गए थे उनको थोड़ी दूरी पे रखा गया था, लेकिन एक ही कक्षा में थे। उसके बाद ये सैटेलाइट्स को पास लाया गया और उनको जोड़ के एक यूनिट बना दिया जिसको कि डॉकिंग बोलते हैं। ये कार्यक्रम जो था ये 16 जनवरी को हुआ था। डॉकिंग और डी डॉकिंग ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग्स हैं, क्योंकि भारत के आने वाले मिशंस में इनका बहुत उपयोग हो। भारत ऐसा चौथा देश बना है जिसने कि डॉकिंग और अनडॉकिंग के एक्सपेरिमेंट को किया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना ने अपनी दम पे किया है। ये तो बहुत ही मुश्किल टेक्नोलॉजी है और अपने ही वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित तरीके से उसका पेटेंट भी लिया है इसरो ने। उसके करने के बाद ये डॉकिंग और डी डॉकिंग की है इसरो ने। अब इसका यूज क्या होना है, लेकिन इसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि अंतरिक्ष में जब लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट होते हैं तो वो इतनी तेज रफ्तार से चल रहे होते हैं कि बुलेट से भी तेज रफ्तार होती है उनकी, और उनको पास लाना और आपस में मेल कराना ऐसा है जैसे कि 2 अंतरिक्ष में दौड़ती हुई गाड़ियों को एक साथ जोड़ देना। तो बहुत मुश्किल काम था। बड़े सफलतापूर्वक उसको धीमे धीमे कई अटेम्प्ट करने के बाद डॉक किया। फिर कुछ देर का समय लगा। वो समय इसलिए लगा क्योंकि ये जो सैटेलाइट थे इनको एक खास सूरज की रोशनी में होना था। जब सूरज की रोशनी सही हुई तब ये डी डॉकिंग या अनडॉकिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया। ये अनडॉकिंग का जो एक्सपेरिमेंट था ये 13 मार्च को इसरो ने कहा, उन्होंने उसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अब जैसे सैटेलाइट छोड़े गए थे 2 यूनिट थे, फिर दोनों यूनिट को एक बना दिया, मीटिंग हो गई उनकी। अब वो अनमेटेड होके 2 यूनिट अपनी कक्षा में साथ साथ अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। पहले 2 सैटेलाइट थे, फिर 1 हो गए, अब वापस 2 सैटेलाइट हो गए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी थी भारत को मास्टर करने के लिए, और भारत के वैज्ञानिकों ने अपने दम पे इसको पहली बारी में करके दिखा दिया। इसरो कहीं ना कहीं मेहनत करके समय लगा के करता है, लेकिन पहली बारी में ही सफलता दे देता है भारत। जैसा आपने अभी कहा कि बहुत सारे उपयोग होंगे इस सफलता के। अगर हम डॉकिंग और डी डॉकिंग को हमने जैसे मास्टर कर लिया है तो उसके बहुत एप्लीकेशंस हैं। अगर हम समझना चाहें किसी उदाहरण से, तो क्या चंद्रमा से सैंपल्स वापस लाने जैसे जो कार्य होते हैं जिससे आगे पता लगता है स्पेस के बारे में, ऐसे एप्लीकेशंस भी इस द्वारा संभव हो पाएंगे भारत के अपने दम पर? जी जरूर। भारत का
आने वाले टाइम पे महत्वाकांक्षी मिशन है चंद्रयान 4 का, जिसमें भारत एक सैटेलाइट चांद की सतह पे उतारेगा और चांद की सतह से चांद के पत्थर और उसके सॉइल के सैंपल वापस धरती पे लाएगा। उसके लिए भारत को या इसरो को डॉकिंग और अनडॉकिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो डॉकिंग और अनडॉकिंग का एक्सपेरिमेंट है, ये भारत के चंद्रयान 4 के सैटेलाइट के लॉन्च में और उस मिशन में काम आएगा। और फिर आने वाले टाइम पे, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को कि 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनना है अंतरिक्ष में, जिसको BAS या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बोलना है। अगर अंतरिक्ष स्टेशन बनना है तो उसमें डॉकिंग की क्रिया को हमने सफलतापूर्वक कई बारी करना पड़ेगा। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, चंद्रयान 4 है, और उसके आगे जब चांद की सतह पे भारत को नागरिक को ले जाना है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि 2040 तक ये करना है, तो उसमें भी ये डॉकिंग और अनडॉकिंग का काम आएगा। लेकिन अभी जो पहली कड़ी है डॉकिंग अनडॉकिंग की, ये है तो मुश्किल, लेकिन आने वाली कड़ियां इससे और ज्यादा मुश्किल होंगी, क्योंकि ये जो मुहाना था डॉकिंग का, पोर्ट का, वो छोटा था और ये सर्कुलर ऑर्बिट में किया गया। वैज्ञानिक बताते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट में डॉकिंग अनडॉकिंग थोड़ी आसान होती है। इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है जिसमें कि अलग अलग कक्षा में चल रहे हों, तब पास जाके डॉकिंग कराना और मुश्किल होगा। तो चंद्रयान 4 के पहले कहीं ना कहीं हम जरूर देखेंगे कि इसरो डॉकिंग और अनडॉकिंग के एक्सपेरिमेंट को एक आध बारी और मास्टरी करेगा, उसके बाद ही चंद्रयान 4 की तरफ जाएगा। और फिर जब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा तो इसको कई बारी करना पड़ेगा। इसरो के जो चेयरमैन है वी नारायणन, उन्होंने बताया कि जो और एक्सपेरिमेंट्स है, फर्दर एक्सपेरिमेंट्स स्पेस डॉकिंग मिशन से, वो मार्च 15 के बाद कंडक्ट किए जाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि क्या ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स होंगे, इनसे क्या अचीव होगा? आपने एक बारी अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग कर ली, आपने या हमने, आपने, इसरो ने मिलके ये काम अंजाम दे दिया, लेकिन उस एल्गोरिदम को, उस कंप्यूटर साइमुलेशन को कई बारी टेस्ट करना पड़ता है। तो अभी इसरो का कहना है कि उनके पास ये जो ट्विन सैटेलाइट्स हैं, चेजर और टारगेट वाले 220 किलोग्राम के IMS सैटेलाइट, इनमें उनके पास अभी ईंधन इतना है कि ये डॉकिंग अनडॉकिंग के एक्सपेरिमेंट को आगे जारी रखते हैं। तो जरूर आप एक बारी किया, उसको अगर और मास्टरी कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो इसरो कहीं ना कहीं उसको अंजाम देगा। और इस वक्त सूरज की रोशनी दोनों सैटेलाइट्स पे सही से पड़ रही है, क्योंकि ये एक इंक्लाइंड ऑर्बिट में सैटेलाइट थे। तो उसके बाद चार्ज हो रही है बैटरी, तो और भी एक्सपेरिमेंट करे जा सकते। और अल्टीमेटली ये दोनों सैटेलाइट को अपनी अपनी कक्षा में अलग अलग करके छोड़ दिया जाएगा। इनमें अपने अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो ये बहुत सालों तक भारत को ये दोनों छोटे सैटेलाइट जो हैं लो अर्थ ऑर्बिट में अपना काम करते रहे। अंतरिक्ष यात्रा जो हमारी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमने चंद्रयान 3 के अंतर्गत पहली बार लैंड किया साउथ पोल में, विद द फर्स्ट कंट्री साउथ पोल जो है चंद्रमा का वहां लैंड करने वाली। और अब जैसा हम आज देख रहे हैं कि ये डी डॉकिंग टेक्नोलॉजी को भी हमने पहली बार सफलतापूर्वक संपन्न किया है। तो ये जो प्रोग्रेस हो रही है, इससे किन सेक्टर्स को फायदा होगा और किस तरह का फायदा होगा? आज अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी हमको और आपको हर रोज किसी न किसी तरह जरूर छूती है। भले ही वो किसान हो, मछुआरा हो, आम नागरिक हो, किसी भी बड़े शहर का जो भी है, वो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं जरूर जुड़ा रहता है। एक एक करके भारत मास्टरी कर रहा है अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे। तो जो ये डॉकिंग और अनडॉकिंग की टेक्नोलॉजी है, ये एक नया आयाम खोलती है भारत के लिए अंतरिक्ष को और एक्सप्लोर करने का। ये एक इनेबलिंग टेक्नोलॉजी है फॉर फ्यूचर यूज ऑफ स्पेस। और जहां तक अंतरिक्ष से हमारी आपकी जिंदगी का जुड़ाव है, वो तो जब आप गूगल मैप यूज करें तब जुड़ती है हमारी जिंदगी से। जब आप ATM मशीन पे जाएं तब आप कहीं ना कहीं अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं। जब भी आप कोई चीज कम्युनिकेशन की करते हैं, वहां पे अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी बराबर होती है। और स्ट्रैटेजिक सेक्टर में तो इसका बहुत ही ज्यादा यूज है, क्योंकि आप दुश्मन पे नजर रख सकते हैं। तो अंतरिक्ष की जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारे आपकी जिंदगी को रोज कहीं ना कहीं छूती है।
जैसा आपने अभी मेंशन किया कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन गया है पूरे विश्व में जिसने ये सक्सेसफुल स्पेस डॉकिंग की उपलब्धि हासिल की है। तो क्या लगता है आपको, इससे हमारी भारत की एज इमर्जिंग सुपर पावर और एक साख बढ़ती है, जो हम एक बढ़ रहे हैं डेवलप्ड नेशन की ओर, 2047 तक हमारा टारगेट है, उसमें भी हमें एक कहें कि पुश मिलता है? दुनिया की नजर में अगर आपके पास अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी है तो आप अव्वल दर्जे के देश। इस वक्त भारत अपनी सैटेलाइट बनाता है, रॉकेट बनाता है और उनके यूज का जो काम है वो सबसे ज्यादा भारत में होता है। तो डॉकिंग और डी डॉकिंग की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे इनेबलिंग टेक्नोलॉजी है, आने वाले जो मिशन हैं भारत के, चंद्रयान 4 हो, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो, गगनयान का मिशन हो, उसमें सब में काम आएगी। और जैसे जैसे भारत अंतरिक्ष में नए नए टेक्नोलॉजी हासिल करता है और देशों की नजरों में भारत की साख बढ़ती है, तो ये जियोपॉलिटिकल सेंस में भारत के लिए अच्छा है, भारत के सिविलियंस के लिए भी अच्छा है और भारत के मिलिट्री के लिए भी अच्छा है कि भारत के पास अपनी ही टेक्नोलॉजी है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की, सैटेलाइट चलाने की और उसके यूज करने की। तो जियोपॉलिटिकल सेंस में, स्ट्रेटेजिक सेंस में इसका डीप इम्पैक्ट होता है। बताया जा रहा है कि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव एक्सपेरिमेंट है इसरो का, जिसमें लागत भी कहें कि नियंत्रण में है। ये कितना इम्पोर्टेंट है ये एस्पेक्ट, जब हम इतने विशाल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जिसमें बहुत खर्च होता है? छोटे सैटेलाइट थे, छोटे मुहाने का डॉकिंग है, तो उसमें लागत जरूर कम लगी है। पिछले आंकड़ों के हिसाब से 100 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर ये सैटेलाइट्स का खर्चा है, डॉकिंग डी डॉकिंग के एक्सपेरिमेंट का, उसके ऊपर रॉकेट का खर्चा है। तो आप मान लीजिए करीबन 300-350 करोड़ में आपने ये एक्सपेरिमेंट करे हैं। अब और देशों ने इसमें कितना लगाया है ये तो जांच पाना मुश्किल है, क्योंकि और देशों ने डॉकिंग डी डॉकिंग जो है काफी पहले कर रखी थी। इस वक्त ये जो किया है ये कम खर्चे में है। और वैसे भी इसरो जो है वो फ्रूगल टेक्नोलॉजी और लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी के लिए बहुत उसकी साख है, बहुत जाना जाता है और कहीं ना कहीं भारत का जो रुपया है वो बहुत आगे तक लेके जाता है। बागला जी, स्पेस सेक्टर के लिए भारत के तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ही। आपको लगता है कि समूचा जो विज्ञान इकोसिस्टम है भारत का, उसके लिए भी एक मोटिवेशनल डेवलपमेंट के रूप में इसको देखा जा सकता है? आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जो छात्र भी है वो साइंस क्षेत्र की तरफ आकर्षित होंगे जब वो देखेंगे कि भारत कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है और विश्व के अग्रणी देशों में वो शामिल हो रहा है इन एडवांस टेक्नोलॉजीज में? देखिए, भारत में छात्रों का रुझान जो है विज्ञान की तरफ से हरदम से अव्वल दर्जे का रहा है। हमारी आपकी जनरेशन में तो बड़े 2 लोगों के मुकाम होते थे, या तो मेडिसिन कर लो या इंजीनियरिंग कर लो। अब और एवेन्यूज खुल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ साइंस की तरफ छात्रों का रुझान है। और जब इसरो एक के बाद अपनी उपलब्धि करता है, जैसे पहले चंद्रयान 1 हुआ, फिर मंगलयान हुआ, फिर चंद्रयान 3 से हमने साउथ पोल के करीब सॉफ्ट लैंडिंग करी, आदित्य L1 किया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है हमारे पास, पूरे मिला मिलू के करीबन 50 से ऊपर सैटेलाइट हैं भारत के पास। और ये सारी चीजें भारत के छात्रों को बहुत मोटिवेट करती हैं। और जब छात्र देखते हैं कि अपना देश इतनी तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो वो भी इसमें ज्वाइन करने के लिए उत्सुकता दिखाते हैं। तभी इसरो के बाहर बहुत लाइनें लगती हैं लोगों की इसरो में इंटर्नशिप के लिए, इसरो ज्वाइन करने के लिए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और भारत के छात्रों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा आयाम देती है और बड़ा पहलू है कि हमारे छात्र जो हैं वो विज्ञान की तरफ रुचि रख के भारत को एक विकसित देश बनना है। जब आत्मनिर्भर तरीके से आगे बढ़ेंगे तभी हम उसमें कामयाब होंगे। मुझे तो उम्मीद है कि 2047 तक हम विकसित देश बनेंगे और अपने दम पे बनेंगे। भारत की अंतरिक्ष यात्रा की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पल्लव जी। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे इसरो के स्पेडेक्स मिशन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं सोनू सूद।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में